हाय दिस इज नितेश वेलकम टू माय चैनल गॉसिप डेस्क। लाइक करें सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे गेस्ट उनका नाम है मिस्टर अभिषेक श्रीवास्तव, जो खुद में एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वेलकम अभिषेक, वेलकम टू माय चैनल। Thank you, sir. Thank you so much for inviting me. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो शुरू करें अभिषेक जी। Yes, please. तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जो अभिषेक जी से आपसे जानना चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? सर, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जाने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। यूनिफॉर्म मतलब होता है सबके लिए समान एक तरह का, और सिविल मतलब होता है नागरिकों के लिए, ठीक है ना। और कानून, लॉ मतलब कानून, यानी हमारे नागरिकों के लिए एक तरह का कानून, एक समान कानून जो सब पे एक तरह से लागू होता हो, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि मुस्लिमों में अलग लागू होते हैं, हिंदू पे अलग लागू होते हैं, ठीक है, सिख जैन पारसी इन पे अलग अलग लागू होते हैं। तो हमारे देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसपे जो सब पे एक समान लागू हो, जो भी व्यक्ति हो, जो भी पर्सन हो, जो भी धर्म हो, सब पे एक जैसा लागू होना चाहिए। तो यही एक ज्वलंत मुद्दा है जो बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि यूसीसी को लाए, ताकि देश में सब नागरिक समान तरीके से ट्रीट किया जाए। जो भी कास्ट है, जाति है, धर्म है, वो एक तरह से देखा जाए, एक ही कानून फॉलो करे। अदरवाइज ये कह सकते हैं हम लोग, एक वर्ड में, एक लाइन में ये कह सकते हैं कि एक देश, एक विधान और एक संविधान। ओके, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिलेवेंट है? एक्चुअली सर देखिए, हमारे यहाँ प्लूरिज्म है, डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स रिलीजन्स हैं, सबके अलग अलग कस्टम्स है, अलग अलग प्रैक्टिसेज है। आप देख रहे होंगे कि हिंदू धर्म में भी अलग अलग जाति के लोग अलग अलग तरीके से शादी करते हैं। मुस्लिम में है शादी का तरीका अलग है, तलाक का तरीका अलग है, अडॉप्शन का तरीका अलग है। हिंदू में जी। भी ये चीज़ें अलग अलग हैं। अब कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आ रहा है, जैसे ट्रिपल तलाक है। ये कानून जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वैलिड कर दिया, ट्रिपल तलाक जो है वो खत्म कर दिया इंडिया में। हाँ, तो उस रिसेंटली जी। हाँ, रिसेंटली। तो उससे क्या था, महिलाओं के साथ शोषण होता था, महिलाओं के साथ हाँ, भेदभाव भेदभाव किया जाता होता था। था, डिस्क्रिमिनेशन होता उनको था, राइट। उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल पा रहे थे मेंस के अगेंस्ट बिल्कुल में। बिल्कुल। तो उसको, अब ये भी तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप 3 तलाक 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 बोल के आप रिलेशनशिप तोड़ दें। ये कहाँ तक जायज है? तो जी बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भाई गलत है। हिंदुओं में ऐसा नहीं है, तलाक तलाक बोल के तो नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन हिंदुओं में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे बहु विवाह है, एक आदमी 3 4 विवाह कर रहा है। मुस्लिमों में भी ये प्रॉब्लम है, तो ये नहीं होना चाहिए, जबकि इसके अगेंस्ट कानून है। इसके अगेंस्ट कानून है भारत में, ठीक है। शरीयत जी पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम में पर्सनल लॉ बोर्ड है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उसका अपना शरीयत का कानून लागू होता है, जो कि मुस्लिमों पे अलग लागू होता है, जबकि उसमें कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता है। प्रॉब्लम ये है। तो कहीं ना तो कहीं ये चीजें खत्म करने के लिए, ताकि सबको न्याय मिले, सबको एक तरह से ट्रीट किया जाए, चाहे वो औरत हो या मर्द हो या कोई भी हो, देश में सबको इक्वल तरीके से देखा जाए। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को गवर्नमेंट लाना चाह रही है, खासकर और को जो सम्मान मिलना चाहिए वो देने के लिए। जी, और अगर हम इसकी चैलेंजेस की बात करें, क्या चैलेंजेस हम फेस देख सकते हैं इसे इम्प्लीमेंट करने के में? देखिए, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना ज़रूरी है, क्यों, क्या दिक्कत आया था? इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए, हमारे यहाँ करीब 10 से 11 तरह के कानून हैं, जैसे सीआरपीसी है, आईपीसी है, सीपीसी है। ये कानून जो है ना, वो इक्वल तरीके से सब पे अप्लाई होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। यानी आपको चोरी करने के लिए जो सज़ा मिलनी है, चाहे वो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, आपको बराबर मिलना है। चाहे आप कोई भी धर्म के हो, आपने चोरी किया तो आपको वो सज़ा सीआरपीसी में पता है कि क्या, किस प्रोसीजर के थ्रू आपको मिलना है, आईपीसी में पता है क्या दंड देना है। तो वो पहले से मेंशन, और वही मिलेगा आपको, ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो यूसीसी कवर कर रहा है वो फैमिली से रिलेटेड चीज़ों को कवर कर रहा है, जैसे कि शादी है, डिवोर्स है, एडॉप्शन है, हेरिटेंस है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को कर रहा है कवर। कि शादी करने के अलग अलग तरीके हैं, डाइवोर्स देने के अलग अलग तरीके, सेपरेशन के अलग अलग तरीके हैं।
बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, हिंदू धर्म अलग फॉलो करता है, मुस्लिम धर्म अलग फॉलो करता है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही यूसीसी लाया गया है। सबसे पहली बात, यूसीसी आया कहाँ से, ये जानना ज़रूरी है। जब संविधान सभा की बहस हो रही थी, तो उस समय कुछ लोग जो मुस्लिम जो बोर्ड के बहुत अच्छे मेंबर थे, मुस्लिम मेंबर थे और नामी-गिरामी मेंबर थे, जैसे कि नज़ीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग थे, मोहम्मद इस्माइल और हुसैन इमाम। ये लोग इसके अगेंस्ट थे यूसीसी के, जबकि भीमराव अंबेडकर के, मुंशी और ए.वाई. जो अय्यर थे, ए.के. अयंगर, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये गलत नहीं है, यूसीसी सबके लिए ज़रूरी है। और ऑलरेडी देश में 10 से 11 जो कानून है, वो तो लागू हो रहे हैं ना आप पे, वो तो सब पे समान रूप से लागू, एक यूसीसी लागू हो जाने से क्या होगा। और यहाँ तक मुसलमानों ने बोला कि जो लोग थे, जो मुस्लिम मेंबर थे संविधान सभा के, कि ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव है, उनके रिलीजियस जो अफेयर्स है, मैनेजमेंट है, उनके साथ भेदभाव हो जाएगा, उनके जो धार्मिक प्रैक्टिसेज है उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वहाँ भीमराव अंबेडकर ने एक एग्जाम्पल दिया कि 1935 से पहले जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, हाँ, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो था, उसमें हिंदू और मुस्लिम आबादी एक साथ रह रही थी, ठीक है। और वहाँ कोई भी हिंदू के लिए अलग कानून नहीं था और मुस्लिम के लिए अलग एक कानून था, और वो सबको फॉलो करना था, और कोई भी दिक्कत नहीं थी। इवन जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाका था, या मुस्लिम मेजोरिटी रहती थी, वहाँ भी वो कानून उसी तरह से इक्वल तरीके से अप्लाई होता और सब लोग उसको मानते थे और कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्यों ना इसको हम लोग ले आए। बाद में 1939 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने इसको चेंज किया और यूसीसी का कॉन्सेप्ट लाया, जो कि हमारे आर्टिकल 44 में है, डीपीएसपी का जो प्रिंसिपल है। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में मेंशन है कि राज्य को यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि समान नागरिक कानून लेके आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, जब भी ये यथोचित समझे कि अब पॉसिबल है, उसको लाना चाहिए और ये जरूरी है। तो ओके, मुझे लगता है कि इंडिया बट के कॉन्टेक्स्ट में कहीं अब न कहीं जरूरी हो गया। जी, यूसीसी जो है, अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कहीं न कहीं मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 24 है, वो 26 है, उसे कहीं न कहीं 25 वायलेट और करता 26, 25 और है। 26 को इसमें क्या जो आपका वायलेशन, व्यू? तो 25 और 26 में आप जो वायलेशन रिलीजियस अफेयर्स में नहीं कर रहा है ना, हर चीज में नहीं कर रहा है आपके ना, बस उसी को रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा यूसीसी, जिसमें जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, जैसे महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, हाँ, हलाला जैसा प्रथा है, हलाला जैसी रिचुअल्स किस काम की है भाई। अभी ट्रिपल तलाक था जो कि हटा दिया गवर्नमेंट ने, ये सब चीजें थी। अभी जो जी, जी, भेदभाव है, हिंदू धर्म में भी भेदभाव है, जो दलित के साथ है बिल्कुल। भेदभाव किया जाए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, सबको एक समान से कानून को देखना चाहिए। अच्छा, अभी आप ये देखो ना कि इंडिया में गोवा में तो ऑलरेडी है, गोवा में तो जी, ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वहाँ हिंदू को अलाउड है, आप 2 शादी कर सकते हैं, सबको अलाउड है, सबको एक तरह से एक कानून से सजा दिया जाता है, सबको एक तरह से देखा जाएगा। समझ रहे ना, फ्रांस एक जी, देश है, यूके है, चल यूएसए में तो नहीं कहा जाएगा, यूएसए में तो 49 स्टेट है, तो वहाँ सबके अलग अलग संविधान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक व्यापक रूप से एक ही कानून को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके, लेकिन एक ही कानून फॉलो करते हैं। लेकिन इंडिया में भी तो कर सकते हैं, अगर गोवा में है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो दूसरी ये चीज़ लागू मैं हो ये सकता जानना है। चाहूँगा कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कौन से फैक्टर्स आपके हिसाब से हो सकते हैं, जो उसके इम्प्लीमेंटेशन पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, यूसीसी के? कहीं न कहीं दिक्कत ये है कि मुस्लिम जो मेजॉरिटी है, मुस्लिम जो लोग हैं, वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ये चीज़। वो माने कि ये हमारे साथ ही बस नाइंसाफ़ी है, हमारे अगेंस्ट ही किया जा रहा है, जबकि ये सच नहीं है। आप यूसीसी के को देखोगे, अच्छा आप देखना, आपको पता होगा कि लॉर्ड विलियम तो बेंटिक, मुझे लग रहा है ठीक है? कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी इस पे काम करने से थोड़ा-सा हिचकिचा रही है, क्योंकि वोट बैंक, अगर हाँ, वोट वो बैंक पॉलिटिक्स ना हो, तो वो कब का लागू कर दिया होता। यूसीसी को लागू करने के लिए एक मजबूत सरकार की ज़रूरत होती है। मैं एक बात करना जी, था जो मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। पर एक्चुअली प्रेज़ेंट 19 गवर्नमेंट भी बच रही है। अभी जैसे एनआरसीसी वो आप देख सकते हैं, उस पे लाने पे हुँ, भी हिचकिचा रही है, सीएए कानून है, उस पे भी लाने पे हिचकिचा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे बोल सकते हैं कि ये यूसीसी को इम्प्लीमेंट देखिए, करके रहेगी? मोदी मोदी गवर्नमेंट यूसीसी तो लाएगी, ये तो पक्का है, क्योंकि उसके जो मैनिफेस्टो में है, ये तो है कि आपको लेके आना है, कहीं न कहीं यूसीसी ले आना है। अब प्रॉब्लम है कि आप किस लेवल तक जो कानून है ना, पर्सनल लॉज जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू
मैरिज एक्ट है, हिंदू के जो पर्सनल लॉज है, उनमें आप किस हद तक चेंजेस कर रहे हो। हिंदू में भी तो था ना, हिंदू जो थे, मान लो आप सती प्रथा थी, बाल विवाह था, ठीक है ना। राजस्थान हरियाणा में क्या था कि जो बच्चियां होती थी, नवजात बच्चियां, उनको लोग मार देते थे। उनका आगे के आगे उनकी शादी कर कानून दी लाके जाती खत्म थी किया ना। छोटी हाँ, एज में, छोटे-छोटे राइट। बच्चों की शादी हाँ, बाल विवाह जो था इसको हटाया गया। तो ये कुरीतियाँ बिल्कुल, थी हिंदू बिल्कुल। धर्म में, तो अब इसको आप कहें कि नहीं, नहीं ये तो कुरीति है ना, ठीक वैसे ही हर धर्म में जो कुरीतियाँ हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, ह्यूमैनिटी के तरीके से व्यवहार किया जाए। अब आपको ये शाह बानो वाला केस याद होगा, शाह बानो वाला केस में क्या हुआ था? वो तलाक देने के बाद वो उसको मेंटेनेंस कॉस्ट ही नहीं दे रहा था, पति उसका, है ना? तो राइट। उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था कि नहीं भाई, ये सीआरपीसी के मेंटेनेंस देना सेक्शन 1, पड़ेगा आपको। हाँ, मेंटेनेंस ये सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंडर में आते हैं। और सीआरपीसी राइट। सेक्शन 125 कहता है कि अगर कोई पति हस्बैंड जो है वो अपने बीवी को छोड़ता है या तलाक देता है, तो उसको मेंटेनेंस कॉस्ट उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तो अच्छा मतलब पहले तो मजिस्ट्रेट कोर्ट था, उसमें दिया कि 25 रुपये आपको पर मंथ इसको देना पड़ेगा, जो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट है। फिर उसके बाद जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको बढ़ा के 179 रुपीज कर दिया पर मंथ। और उसके बाद ये गया सुप्रीम कोर्ट पे, जो शाह बानो का जो पति था वो बहुत अच्छा लॉयर था, ठीक है ना। और ये शादी कब टूटी है, 1935 में उसने शादी किया, 1975 के आसपास इस लगभग शादी टूटी है, मतलब तलाक हुआ उनका। और ये केस 1985 तक गया है। 85 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि नहीं ये सही बात है, आपको देना पड़ेगा, जो कि उसने मना कर दिया था मेंटेनेंस कॉस्ट देने से, उसने बोला नहीं आपको, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ा दिया। अब ये जो केस था, ये जो वर्डिक्ट था, ये जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड था, जो वहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उन्होंने अब इस अपने अगेंस्ट ले लिया, और वो सपोर्ट में आ गया, शाह बानो के पति के साथ आ गया, बोले कि नहीं ये तो शरीयत के खिलाफ है, आपने जो आदेश दिया है शरीयत के खिलाफ है। और कहीं ना कहीं पूरी मुस्लिम में जो पॉपुलेशन था वो अगेंस्ट हो गई इस वर्डिक्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट कम्युनिटी, के। मुस्लिम कम्युनिटी। हाँ, राइट। मुस्लिम कम्युनिटी। तो फिर राहुल गांधी का वोट बैंक दिख इस रहा था, केस ओ को सॉरी, आज भी कोट किया जाता है बहुत सारे डिबेट्स में। हाँ, ये यूसीसी के लिए सबसे बेस्ट कोर्ट है ये। जो उस समय राहुल गांधी के पिता थे, राजीव गांधी तब को वोट बैंक देख रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया कानून पास करवाया, ठीक है। और उस नए कानून में उनमें कह दिया कि भाई ऐसा है कि आपको ये नहीं मिलेगा, ये ओके। जो सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट है उसका जजमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और उसने एक नया कानून ला दिया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट, ठीक है, 1986 ला दिया। उसमें ये बोल दिया कि ऐसा है कि सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस कॉस्ट देगा। तो इद्दत पीरियड वो है जो कि एक महिला तलाक देने के बाद वेट करती है दूसरी शादी करने में, दूसरी महिला के साथ, दूसरे पुरुष के साथ, ठीक है। राइट, तो राइट। वो जो ड्यूरेशन होता है वो इद्दत पीरियड होता है, और उस ड्यूरेशन में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वही देना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो मेंटेनेंस कॉस्ट उसके बाद भी देगा वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड देगा, ना कि मुस्लिम जो पति है वो देगा, क्योंकि उसका तो संबंध टूट गया, ऐसा कुछ था। और ये बहुत क्रिटिसाइज हुआ राजीव गांधी का उस समय, क्योंकि वोट बैंक को उसको जोड़ने के लिए ये सब किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नल एंड वैलिड कर दिया, और बोला कि नहीं ये गलत है, मेंटेनेंस तो आपको देना ही जी, पड़ेगा भाई। जी, जी। तो मेरा ये लास्ट सवाल है आपसे, कि फॉर सपोज अगर इंडियन गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट करती है, तो आपको ऐसा लगता है कहीं न कहीं हमारी डाइवर्सिटी पे इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि डाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ब्लंडर चेंज तो नहीं करेंगे। मतलब ऐसा आपकी कुछ प्रथाओं में चेंज नहीं कर रहे हैं वो, आपके जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, जो भी कर रहे हैं आप, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं है। मेन छेड़छाड़ क्या है, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, वुमेन के साथ आप गलत व्यवहार ना करें। इक्वालिटी लाने का राइट। मेन पर्पज, इक्वालिटी लाने के लिए, दो कास्ट दो रिलीजन के बीच में इक्वालिटी हो, सबको एक तरीके से देखा जाए, एक कानून के साथ ट्रीट किया जाए, इक्वल मैनर में सबको, जो भी है आर्टिकल कानून देखे। 44 भी हवा यही बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टेट हर किसी को इक्वल लॉ में ही देखना चाहिए, हर एक सिटीजन को। हाँ, तो यूसीसी उसी में है, आर्टिकल 44 डीपीएससी का जो प्रिंसिपल है, आर्टिकल 44, उसमें ये जी, जी। यूसीसी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी संविधान में मेंशन है। भीमराव अंबेडकर और के एम मुंशी, ये लोग सब सपोर्ट में थे। इवन मतलब सारे लोग, बस मुस्लिम कुछ जो मेंबर्स थे संविधान सभा के, वो लोग अगेंस्ट में नहीं थे, जबकि जी, भीमराव अंबेडकर ने उन्होंने इसके इसे अगेंस्ट में अपने बहुत ऊपर ले अच्छा लिया, उन्हें फैसला लगा लिया। ये या उनके हाँ राइट्स हाँ, जो जबकि है, पर्सनल राइट्स है, उस पे इम्पैक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट है कहीं न इन्होंने कहीं, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने इन्होंने ये भी तो कहा, 11-12 तरह के कानून जो है वो तो तुम्हारे ऊपर पहले से लागू है, वो सब पे इक्वल तरीके से लागू है।
सीपीसी का जी, प्रोविजन जी। सब पे इक्वल तरीके से, सीआरपीसी एक सब पे इक्वल तरीके से लागू है, आईपीसी सब पे इक्वल तरीके से, तो एक यूसीसी लागू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूसीसी आपको तो ये दे रहा है, आपको बेनिफिट दे रहा है एक्चुअली, आपके जो महिलाएं हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है कि तो उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, सोसाइटी इक्वल तरीके से बढ़े जहाँ महिलाएं और पुरुष एक तरीके से साथ ग्रो आगे हो बढ़े। सब, राइट। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कवर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट पागल थोड़ी ही है कि कुछ भी बोल देगी। यूसीसी सुप्रीम कोर्ट फ़ोर्स कर रही है गवर्नमेंट को लाने के लिए बार-बार, क्यों कर रही है? अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले किया था, सुप्रीम कोर्ट ने, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, राजस्थान के केस में एक तलाक वाले मैटर पे हुआ था अभी। तो राइट, उसमें बोला कि भई आपको लेके आना पड़ेगा, आपको यूसीसी लाना पड़ेगा, ये क्योंकि बिना, अब तो सही है ना, अब तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, मेंबर है, और यूसीसी लाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की तो ज़रूरत थी। क्योंकि अगर ये हुँ, गवर्नमेंट चली गई, बीजेपी गवर्नमेंट अगर चली जाती है, तो ये कोई गवर्नमेंट नहीं ला पाएगी। क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी के आप इस कानून को पास नहीं करा सकते। सबसे राइट, बड़ी क्योंकि बात ये। एंड पॉइंट तो सिर्फ़ यही वोट बैंक का ही आता है, वोट बैंक, हाँ, और जो अभी इसमें वोट बैंक की चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी बीजेपी को वोट बैंक की चिंता नहीं है। इसलिए कि बीजेपी में जो नहीं, मोदी का कहीं न इम्पैक्ट कहीं है वो मैं पहले से। डिसएग्री करूँगा, आपकी बात से डिसएग्री करूँगा, क्योंकि एट द एंड अगर आप कुर्सी पे बने रहते हो, तभी आप ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपके कोई भी डिसीज़न, जैसे हमने रिसेंटली फार्मर्स एजिटेशन देखा, जहाँ गवर्नमेंट को हाथ पीछे खींचने पड़े अपने, तो वो एक एग्ज़ाम्पल है। तो मुझे अब लगता है आप थोड़ा ये भी टाइम देखो ना, लगेगा, बट कोशिश करेगी गवर्नमेंट। आप ये देखो ना कि मोदी गवर्नमेंट में ऐसा था कि राम मंदिर अगर जो था, जो वर्डिक्ट आना था, उसमें लगा कि बहुत बवाल होगा, बहुत कुछ होगा अयोध्या वाले मामले में, बट कुछ नहीं हुआ। बट कुछ नहीं 370 हुआ। हटा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, वहाँ पे तो कुछ नहीं योगी हुआ। जी थे ना, योगी जी का थोड़ा हाँ, अलग नहीं, कॉन्टेक्स्ट रहता है। ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जी, का जो जी, सपोर्ट है बिल्कुल, वो तो है। तो बिना सपोर्ट के तो ये हो नहीं सकता है। बिना सपोर्ट के बिल्कुल। कोई भी कानून राइट, लागू नहीं राइट, होगा। और अगर अगर मोदी जितना डरते हैं तो कभी अयोध्या मंदिर वाला जजमेंट पास नहीं होता, 370 कभी नहीं हटता। तो मुझे नहीं लगता कि राइट। यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन से कोई फर्क पड़ने वाला है मोदी गवर्नमेंट पे। वो यूसीसी पास कराएगी क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में है। हाँ, मैनिफेस्टो में ये देखना जरूरी है कि है क्या मैनिफेस्टो। वो बोलता है मैनिफेस्टो में कि हम उतना ही फॉर्मेशन करेंगे, उतना ही चेंजेस करेंगे जितना जरूरी है, रिक्वायर्ड है। अब ऐसा नहीं है कि हम शादी के लिए सबका एक ही कानून बना दें, सब एक ही तरह से शादी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम शादी का वही राइट, वही रिचुअल्स फॉलो करेंगे जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि अब आप तलाक दे देना, तब 3 तलाक 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 बोल के नहीं दे सकते। आप अगर जी, 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 क्या है कि बिल्कुल, तलाक दे रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। एडॉप्शन को कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहा है तो आपको एडॉप्शन जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो है ना। करना हिंदू, पड़ेगा। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट है इंडिया में जो हिंदू जी, जी, के लिए है, जो हिंदू सिख पारसी जैन सब पे लागू होता है एक साथ। तो उन पे जो लागू होता है वो लागू होगा, समान तरीके से लागू होगा, लेकिन फॉलो कौन, सबसे बड़ी बात ये देखिए ना, सती प्रथा को कब रोका? 1828 में, 1828-9 में राजा राम मोहन राय थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उस समय सती प्रथा को रोकना था कि सती प्रथा सही नहीं है। बट 1850, ये 1985 और 90 के आसपास राजस्थान में एक घटना हुआ सती प्रथा का। तो कोई भी ओह! सामाजिक कुरीति हटाने में कानून पास करने से नहीं होगा, वो सदी लग जाता है उसको खत्म होने में, बहुत टाइम लग जाता है। इसके अलावा आप देखो ओके, बाल विवाह जो 1891 के आसपास जो उसके अगेंस्ट था। 1853 में आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन था वहाँ पे, गवर्नर जनरल थे, और ये क्या नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह को रोकने के लिए कोशिश किया, ठीक है। जो बहु विवाह है उसको हिंदू, जैसे विडो का शादी करना, जो विधवा पुनर्विवाह कानून था, तो वो लेके आना। जबकि हिंदू में क्या माना जाता है कि विधवा शादी नहीं करेगी, नहीं करनी चाहिए, जबकि ये गलत है भाई। जी, जी, वो पति मरे, बिल्कुल, उसके साथ बिल्कुल, रहिए, उसकी लाइफ भी बर्बाद कर रहे हो। तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वो पास करा है वहाँ पे। तो फिर भी लोग फॉलो कर रहे थे कि नहीं नहीं, विधवा को शादी नहीं कराना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बहुत सारे जो रिचुअल्स है जो कि सही नहीं था वो फॉलो कर रहे थे। उसको दूर होने में 2 शताब्दी लग गए, 150 साल लग गए। अभी भी कहीं कहीं कुछ कुछ केस ऐसे दिखते हैं, है ना। तो यूसीसी जी, इम्प्लीमेंट हो जाए, और तो इम्प्लीमेंट हो जाए तो वो जरूरी तो फॉलो तुरंत एकदम उससे हो जाएगा। बहुत सारी चीजें, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में बहुत सारे ऐसे कानून है जो कि हिंदू अभी भी फॉलो नहीं करते शादी विवाह में, है ना। जी, तो जी, कानून हाँ, बनाने से देखने नहीं में होता है मिला बहुत उनको। सारे केसेस। हाँ, और बहुत सारे केसेस हैं, हलाला जैसा है जो कि अभी भी सपोर्ट किया जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन बोर्ड द्वारा, शरीयत के कानून के द्वारा।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सपोर्ट, तो इससे कानून से होगा नहीं। मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी भी खराब नहीं होगी। हाँ, ये कुल मिला के एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा जहाँ पे दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी बातें रखेंगी और कुछ होगा नहीं। जी, ठीक है ना, इसको लेने में ना, इसको बदलने में एक टाइम लगेगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू अभिषेक जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इस वीडियो को लाइक कमेंट। करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार।